हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेजर शॉक की जो कि हम पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आज देख पा रहे थे। ऑयल प्राइसेस एक ही दिन में ऑलमोस्ट 30% तक जंप करे एंड ये जंप 2022 के ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक था। अब इसका मेजर रीजन ये था कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो बहुत ज्यादा एक कन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एस्केलेट हो चुका है और इसका इम्पैक्ट अब हमें मार्केट्स में भी क्लियरली दिख रहा है। आज स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे, इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया था और ऑयल प्राइसेस $110 पर बैरल के भी ऊपर चला गया था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हजारों किलोमीटर दूर होने वाली ये वॉर इंडिया की इकोनॉमी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों कर रही है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से सेक्टर्स इस वक्त क्रैश हो सकते हैं और कौन से सेक्टर्स एक्चुअली बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट पैनिक ट्रिगर किस चीज से हुआ। तो अभी जो क्राइसिस है ये तब स्टार्ट हुए जब यूएस और ईरान और इजराइल जो भी इनके बीच में मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, जिससे कि मिडिल ईस्ट में भी टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गई। अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए, जिसमें अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया अक्रॉस मल्टीपल गल्फ कंट्रीज। और इन कंट्रीज में कुछ मेजर नाम है यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। अब अभी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, इनका सबसे बड़ा फियर है एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, क्योंकि ये वो रीजंस हैं जो कि ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं और यहाँ कोई भी कंफ्लिक्ट हो तो ऑयल सप्लाई रूट्स और शिपिंग लेन्स पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी शिपिंग रूट से पास होता है जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। अब अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा फॉल कर सकता है और इसी वजह से मार्केट्स बहुत एग्रेसिवली नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऑयल प्राइसेस की बात करूं तो जैसे ही सप्लाई डिसरप्शन का फियर बढ़ा, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा सर्ज कर गए। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड नियरली 29% इंट्राडे जंप करके अराउंड $119 पर बैरल तक पहुंच गया। सिमिलरली वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी $116 पर बैरल के ऊपर चला गया। अब रिसेंट कुछ ईयर्स में देखें तो लार्जेस्ट सिंगल डे ऑयल प्राइस स्पाइक में से एक था और इस सडन सर्ज ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में चेन रिएक्शन ट्रिगर किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना जरूरी है वो ये है कि ऑयल को अक्सर ग्लोबल इकोनॉमी की ब्लड लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री किसी ना किसी तरीके से एनर्जी पर डिपेंडेंट होती है। चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, हर कोई एनर्जी पर डिपेंडेंट है। इसीलिए जब ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक करते हैं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। मतलब कि अगर ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, लॉजिस्टिक, केमिकल, कंज्यूमर गुड, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और इसी बात को लेकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा वरिड है। अब अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स के रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में इम्पैक्ट नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। जापान में निक्की 2025 नियरली 6% गिरा, साउथ कोरिया 6% से ज्यादा फेल हुआ कॉस्पी, एंड कई एशियन मार्केट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। अब जब भी ऑयल प्राइस इतनी तेजी से बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स यूजुअली जो रिस्क एक्सपोजर है उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि वो अपना पैसा इक्विटी से निकालकर सेफ असेट्स में शिफ्ट कर देते हैं और इसी वजह से मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है। इंडियन मार्केट में भी हमने इस शॉक को देखा। बीएसई सेंसेक्स लगभग 1900 पॉइंट से ज्यादा गिरा और निफ्टी 50 2% से ज्यादा गिरी। रीजन काफी सिंपल, क्योंकि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 85% इंपोर्ट करता है और इसी वजह से इकोनॉमी ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है। अब जब क्रूड ऑयल प्राइस राइज करेगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, कॉर्पोरेट मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे और इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत वीक हो जाएगा और इसीलिए मल्टीपल सेक्टर्स में हैवी सेलिंग भी हमने देखी। ऑल्सो साथ में कुछ और चीजें भी हमने देखी, जैसे एफआईआईज का आउटफ्लो।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई, इन्होंने भी इंडियन इक्विटी से अपना पैसा निकाला। सिर्फ लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई ने लगभग 21,000 करोड़ विड्रॉ किए, जो कि रफली 2.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स यूजुअली सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड इसी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सडन सेलिंग प्रेशर है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटिलिटी भी बढ़ी, एंड ओवरऑल हम देख सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये था कि सेक्टर स्पेसिफिक डैमेज। तो अब हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला इस एक्शन का। अब इसमें से एक सेक्टर है हमारा एविएशन। एविएशन में काफी बड़ा हिट हमें देखने को मिला। एयरलाइंस क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड होती हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर, जो कि डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्राइसेस से लिंक्ड होता है। अब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो एयरलाइन की फ्यूल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और इसीलिए एविएशन स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा गिरे। इंटरग्लोब एविएशन एविएशन यानी कि इंडिगो, जो कि एयरलाइन ऑपरेट करता है, उसके शेयर्स लगभग 8% तक गिरे। स्पाइस जेट में भी एक गिरावट हमें देखने को मिली। और फ्यूल एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट का 30 से 40% हिस्सा होता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, इनमें कोई भी थोड़ी भी मॉडरेशन राइज आती है, तो एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और अगर ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तो एयरलाइन की जो टिकट प्राइसेस हैं उसके बढ़ने के बहुत मेजर चांसेस हैं, जिससे पैसेंजर डिमांड भी रिड्यूस हो सकती है। अब अगर हम बात करें किसी और सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में भी हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। टाटा मोटर 8% से ज्यादा गिरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% से ज्यादा गिरा। क्योंकि प्राइसेस बढ़े तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पहला, एक्सपेंसिव फ्यूल कंज्यूमर्स को व्हीकल खरीदने से डिस्करेज करेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कट को डिले करेंगे और ऑटो लोन महंगे हो जाएंगे। और तीसरा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड है और प्रॉफिटेबिलिटी है ऑटो में, वो दोनों में कम हो सकती है। मेटल स्टॉक्स की बात करूं अगर मैं, तो टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस, इस टाइप के स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा आज गिरे। रीजन सिंपल है कि मेटल प्रोडक्शन जो है वो एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। माइनिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोसेसेस की नीड होती है मेटल प्रोडक्शन में, एंड उसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट का फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और जब भी एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी महंगा हो जाता है। तो अगर कंपनीज ये कॉस्ट कस्टमर्स को पास नहीं कर पाती, तो प्रॉफिट मार्जिन पे डेफिनेटली एक मेजर इंपैक्ट आएगा। सिमिलरली अब अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, उन पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंड अब जैसे जो कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये सब आज 7 से 9% तक गिरे। अब पहली नजर में हमें ये लग सकता है कि ऑयल कंपनीज को तो बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ इन कंपनीज की जो सिचुएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन रिटेल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं इमीडिएटली, तो फिर यहाँ पे इन कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका मेजर रीजन ये है कि जो कंपनीज हैं ये, इनमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका जो इम्पैक्ट है वो हमें काफी ज्यादा नेगेटिवली भी दिखता है, और इसकी वजह से जो यूबीएस है उसने भी इन स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है। अगर मैं टायर सेक्टर की बात करूं, तो ऑटो कंपनीज के साथ साथ टायर मैन्युफैक्चरर्स पर भी काफी ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। जो मेजर टायर्स स्टॉक्स हैं, लाइक जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, सीएट, अपोलो टायर्स, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सब नियरली 3 से 8% तक आज गिरे। अब मेजर रीजन ये था कि रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स लाइक सीएलएसए, वेस्ट एशिया, इनके कंफ्लिक्ट के अकॉर्डिंग जो टायर कंपनीज हैं, इनके रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी 15 से 20% तक बढ़ चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टायर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स बास्केट का लगभग 45% हिस्सा है क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से आता है। अब इसका मतलब ये है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो टायर मैन्युफैक्चरिंग का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी डायरेक्टली बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर है, वो है नेचुरल रबर के प्राइसेस। टायर बनाने के लिए चाहिए होती है नेचुरल और सिंथेटिक रबर, लेकिन अभी ग्लोबल रबर प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, जो ऑलरेडी हाई क्रूड कॉस्ट के साथ मिलाकर कॉस्ट प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है।
ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वीक इंडियन रूपी, क्योंकि जब रूपी डॉलर के अगेंस्ट वीकन होता है तो नेचुरल और सिंथेटिक रबर इंपोर्ट्स और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसी वजह से जो एनालिस्ट हैं वो वार्न कर रहे हैं कि जो टायर कंपनीज हैं उनके ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। अब अगर मैं पेंट कंपनी की बात करूं तो पेंट कंपनी के स्टॉक भी प्रेशर में दिखे। एशियन पेंट, इंडिगो पेंट, बर्जर, कांसा, नेरोलैक, इन इन सब का रीजन ये है कि पेंट में भी जो यूज होता है रॉ मटेरियल, वो काफी सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से आते हैं। इसलिए जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगर मैं रूपी की बात करूं तो इस कंफ्लिक्ट की वजह से जो इंडिया ईरान यूएस टेंशन चल रही है तो रूपी भी अपने रिकॉर्ड लो पे हिट किया। इस क्राइसिस का एक और मेजर इम्पैक्ट इंडियन करेंसी पर पड़ा जब इंडियन रूपी गिरकर लगभग 92.33 पर यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड लो है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब सेफ हेवन एसेट की साइड जा रहे हैं, जैसे कि यूएस डॉलर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वीक रूपी इंपोर्ट्स को और ज्यादा महंगा बना देगा, जिससे कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी हमने देखा कि काफी सारे सेक्टर्स काफी प्रेशर में हैं, बट कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो वीक रूपी से बेनिफिट होती हैं, जैसे आईटी, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्टर्स, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू का हिस्सा आता है यूएस डॉलर्स में। इसलिए जब भी रूपी वीक होता है तो उनके यूएस डॉलर्स अर्निंग रूपी टर्म्स में ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा सपोर्ट करता है। अब अगर मैं एलपीजी प्राइसेस की बात करूं तो एलपीजी प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। उसका मेजर इम्पैक्ट हमें बिजनेसेस पर, हाउस होल्ड पर भी डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसका प्राइस 60 रुपए बढ़ गया है, जिससे कि प्राइस लगभग 913 रुपीज पर सिलेंडर हो गया है। मीनवाइल जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसका प्राइस 115 रुपी महंगा हुआ है। इसका इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्मॉल बिजनेसेस पर पड़ेगा, जो कि कमर्शियल एलपीजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एंड हायर फ्यूल कॉस्ट इवेंचुअली गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा देती है। इंडिया के लिए ये इतना बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि इंडिया ऑयल शॉक्स के लिए बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, और इसलिए ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। अब अगर ऑयल प्राइसेस 100 रुपए पर बैरल के ऊपर प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहते हैं तो मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क हम देख सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रुपी पर प्रेशर होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, देयर वुड बी हाई फिस्कल स्ट्रेस एज वेल। अब ये सब फैक्टर्स मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। सो आप क्या सोचते हो कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट होता है तो फर्दर क्रूड ऑयल $130 क्रॉस कर सकता है या नहीं? अपना व्यूज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगर हम बात करें कि आगे मेजरली क्या हो सकता है, तो अभी मार्केट्स मेजरली 3 डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रही हैं। पहला ये कि क्या कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, दूसरा क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल ऑयल सप्लाई रूट्स ओपन रहते हैं, और तीसरा कि सेंट्रल बैंक राइजिंग इन्फ्लेशन रिस्क को कैसे हैंडल करता है। अब अगर क्रूड प्राइसेस $100 के ऊपर कई महीनों तक रहते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर हम एक बहुत मेजर इम्पैक्ट देख सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। इतना किलोमीटर दूर होने वाला भी एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे इंडिया के फ्यूल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन, रुपी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली ऑलमोस्ट हर कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले जो वीक्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल डाउन हो जाते हैं तो मार्केट्स क्विकली स्टेबलाइज भी हो सकते हैं। अगर आपको ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो।